तो आइए आपको बताते हैं आज ओटीपी में हम कौन 3 सी खबरें आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीओके का प्रधानमंत्री कौन, पूरी सियासत आपको बताएंगे क्या हलचल है वहां। वहीं दूसरी खबर होगी ईरान की लिस्ट तैयार, ट्रंप, मैक्रो, मेलोनी समेत 13 नेताओं को खुली धमकी है। इसके अलावा तीसरी होगी भागवत योगी और रामदेव, एक ही संदेश सबका, हिंदू राष्ट्र। हम बात कर रहे थे मोहन भागवत की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अब पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है। जिस जमीन को इस्लामाबाद दुनिया के सामने आजाद कश्मीर बताता है, वहीं आज हजारों लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतर आए। चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन जनता कह रही है हमें वोट नहीं, अधिकार चाहिए। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि प्रदर्शनकारी खुलकर चेतावनी दे रहे हैं, बच्चा बच्चा कट मरेगा। लेकिन पीओके में ऐसा क्या बदल गया कि पाकिस्तान को अपने ही नियंत्रण वाले इलाके में इतने बड़े विरोध का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है? क्या ये सिर्फ महंगाई और बिजली बिल का गुस्सा है, या फिर ये राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की एक बड़ी लड़ाई बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पीओके सच में आजाद है तो वहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और अलग झंडा होने के बावजूद अंतिम फैसले आखिर लेता कौन है? आज इस वीडियो में हम आपको तथ्यों के आधार पर समझाएंगे पीओके की राजनीति, मौजूदा आंदोलन और उसके पीछे की पूरी कहानी। सबसे पहले मौजूदा हालात की हम बात करते हैं। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है और इन प्रदर्शनों का नेतृत्व ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC कर रही है। शुरुआत आर्थिक मुद्दों से हुई थी। लोग महंगी बिजली, बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा की जरूरतों की कीमत और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं रहा। अब ये राजनीतिक अधिकारों, प्रतिनिधित्व और स्थानीय लोगों के अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। देखिए, पाकिस्तान सरकार ने JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आंदोलन तब भी खत्म नहीं हुआ। इसके उलट प्रदर्शन और यहाँ पर तेज हो गए। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़पें भी हुई। स्थानीय संगठनों का यह आरोप है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग भी किया। वहीं पाकिस्तान सरकार का ये कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई भी यहाँ की जा रही है। इन विरोधाभासी दावों के बीच में क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव को लेकर के इतना विवाद यहाँ क्यों है? इसका जवाब देखिए विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों में छिपा हुआ है। पीओके विधानसभा के कुछ सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, लेकिन जिनका संबंध कभी जम्मू कश्मीर रियासत से रहा था। JAAC और कई स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद पीओके की राजनीति को प्रभावित करता है। उनका यह भी कहना है कि स्थानीय जनता द्वारा चुनी गई सरकार पर बाहरी राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाता है और वास्तविक जनमत कमजोर यहां पड़ जाता है। और यही वजह है कि प्रदर्शनकारी इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि 27 जुलाई को चुनाव तय समय पर ही होंगे। प्रशासन का यह भी दावा है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। ऐसे में चुनाव के दौरान तनाव और बढ़ने की आशंका यहाँ जताई जा रही है। देखिए, अब जो दूसरा सवाल है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। पीओके अगर पाकिस्तान के नियंत्रण में है तो फिर यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और अलग झंडा क्यों है? कभी सोचा इस बारे में? इसका जवाब इतिहास में छुपा है, जहां आपको लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। बात 1947 की, जहां भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत था। पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध विराम के बाद जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। भारत आज भी पूरे जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके शामिल है, उसको अपना अभिन्न अंग मानता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम सब जानते हैं। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने किसी प्रांत की तरह आधिकारिक दर्जा दिया ही नहीं। इसकी वजह राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों थी। अगर पाकिस्तान पीओके को औपचारिक रूप से अपना प्रांत घोषित कर देता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताने का उसका तर्क कमजोर पड़ सकता था। इसीलिए उसने ये अलग प्रशासनिक व्यवस्था बना डाली, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि यहाँ की अपनी सरकार और अपनी राजनीतिक व्यवस्था है और कैसी व्यवस्था अब दुनिया के सामने है। और इसी सोच के तहत पीओके में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और अलग झंडे की व्यवस्था बनाई गई। 1974 के अंतरिम संविधान के तहत वहां राजनीतिक ढांचा तैयार किया गया। कागजों पर यह व्यवस्था लोकतांत्रिक दिखाई देती है। चुनाव होते हैं, विधायक चुने जाते हैं और सरकार भी बनती है। लेकिन आलोचकों और कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि रक्षा, विदेश नीति और कई महत्वपूर्ण मामलों में अंतरिम यानी कि अंतिम निर्णय इस्लामाबाद और पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के पास ही रहता है।
इसीलिए स्थानीय सरकार की शक्तियां यहाँ सीमित मानी जाती हैं, फ्रीडम नहीं है। और यही कारण है कि वहां बार बार ये सवाल उठता है कि क्या ये वास्तव में स्वायत्त क्षेत्र है या केवल स्वायत्तता का प्रतीकात्मक ढांचा। लंबे समय तक कश्मीर काउंसिल जैसी संस्थाओं के जरिए पाकिस्तान का प्रभाव बना रहा। प्रशासन के कई महत्वपूर्ण पदों पर पाकिस्तान से भेजे गए अधिकारियों की नियुक्ति होती रही। आर्थिक नीतियां और विकास योजनाओं में भी इस्लामाबाद की बड़ी भूमिका बताई जाती है। तो कहां से स्वतंत्र रह गया ये प्रांत? देखिए, विरोध का एक और बड़ा कारण चुनाव लड़ने वाले नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से ली जाने वाली शपथ भी थी। आलोचकों का ये कहना है कि इस शपथ के जरिए वैकल्पिक राजनीतिक विचारों के लिए जगह सीमित हो जाती है। उनका ये भी आरोप है कि इससे लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। हालांकि पाकिस्तान इस व्यवस्था को अपनी संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बताता है। और आज पीओके में जो आंदोलन दिखाई दे रहा है वो केवल महंगाई या बिजली बिल का विरोध नहीं यहाँ हो रहा। यह स्थानीय प्रतिनिधित्व, राजनीतिक अधिकार और शासन व्यवस्था पर सवालों का आंदोलन बन चुका है। प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं यहाँ कि स्थानीय लोगों की आवाज को ज्यादा महत्व मिले और राजनीतिक फैसलों में बाहरी हस्तक्षेप कम हो। सबसे बड़ी वजह है ये हस्तक्षेप करने की। भारत का आधिकारिक रुख इस पूरे मामले पर बिल्कुल स्पष्ट है। भारत लगातार ये कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। वक्त वक्त पे बयान भी सुने होंगे आपने, और पाकिस्तान वहां अवैध कब्जा किए हुए है। वहीं पाकिस्तान यानी पीओके को अलग प्रशासनिक इकाई बताकर उसका संचालन करता है और यही दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक मतभेद है। अब एक और अहम सवाल है कि आगे क्या होगा। अगर चुनाव विरोध के बीच में कराए जाते हैं तो प्रदर्शन जारी रहते हैं, फिर क्षेत्र में तनाव जाहिर सी बात है बढ़ेगा। दूसरी ओर अगर राजनीतिक मांगों पर बातचीत नहीं होती है तो आंदोलन लंबा भी खिंच सकता है। देखिए, आने वाले दिनों में पाकिस्तान सरकार के फैसले और स्थानीय संगठनों की रणनीति तय करेगी कि हालात शांत होंगे या फिर और अधिक जटिल हो जाएंगे। कुल मिलाकर के पीओके आज केवल एक चुनावी विवाद का मुद्दा ही नहीं रह गया है, ये उस बहस का केंद्र भी बन चुका है। वहां मौजूद राजनीतिक संस्थाओं के पास वास्तविक अधिकार कितने, स्थानीय जनता की भागीदारी कितनी प्रभावी है और प्रशासनिक ढांचा कितना स्वतंत्र है। एक तरफ चुनाव कराने पर अड़ी पाकिस्तान सरकार है तो वहीं दूसरी तरफ अपने अधिकारों की मांग को लेकर के डटे प्रदर्शनकारी हैं। ऐसे में 27 जुलाई का जो चुनाव है केवल सरकार बनाने का चुनाव यहाँ नहीं, बल्कि पीओके की राजनीति और वहां की मौजूदा स्थिति की एक बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है। क्या ईरान ने दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की एक किल लिस्ट तैयार कर ली है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अब ईरान के निशाने पर हैं? आखिर अमेरिकी सीनेटर ग्राहम की अचानक मौत के बाद ईरानी अखबारों में ऐसी तस्वीरें और सुर्खियां क्यों छपी जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी? क्या ये सिर्फ अखबारों की संपादकीय राय है या फिर ईरान की आधिकारिक चेतावनी? इस पूरे रिपोर्ट में हम आपको पूरे घटनाक्रम की हर अहम जानकारी आज विस्तार से बताएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच में एक नई बहस तब शुरू हुई जब अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत की खबर सामने आई। ग्राहम लंबे समय से ईरान के खिलाफ सख्त अमेरिकी नीति के समर्थन करते रहे और इजराइल के भी करीबी सहयोगी थे। उनकी मौत के बाद ईरान के कई प्रमुख अखबारों ने ऐसी सुर्खियां प्रकाशित की जिन्हें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खुली चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के प्रमुख अखबार हमशहरी ने अपने फ्रंट पेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका, इजराइल और यूरोप के कई बड़े नेताओं की तस्वीरों वाला एक बड़ा सा ग्राफिक प्रकाशित किया और इसके ऊपर फारसी भाषा में लिखा गया, अचानक मौत के लिए तैयार रहें। इसी वजह से यह अखबार दुनिया भर की मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। इसमें कुल 13 राजनीतिक और सैन्य नेताओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं। अखबार ने यह दावा किया है कि वही लोग हैं जिन्हें पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सूची अखबार में प्रकाशित हुई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईरानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन 13 नामों की पुष्टि नहीं की है। देखिए, लिस्ट की बात करते हैं। सबसे ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाया गया है। जाहिर है ये। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर हैं ब्रेट कूपर, इजराइल के अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी, इजराइल के रक्षा मंत्री भी इसमें मौजूद हैं, विदेश मंत्री गिदोन सार और इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ भी इसमें शामिल हैं। अब
इनमें से कुछ नेताओं को जेल की वर्दी जैसी पोशाक में भी दिखाया गया है, जो अखबार वहां पर छपी है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये हुई कि इस लिस्ट में केवल अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि यूरोप के कई बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया। इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर भी मौजूद हैं, फ्रेडरिक मर्ज, जिनकी तस्वीर यहां दिखाई गई। इससे ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि ईरान उन सभी देशों को एक ही खेमे का हिस्सा माना जा रहा है ईरान में, जहां अमेरिका और इजराइल का समर्थन ये देश कर रहे थे। इस बीच ईरान के एक अन्य प्रमुख समाचार पत्र है वतन इमरोज ने भी अपने पहले पन्ने पर अमेरिकी सीनेटर ग्रैहम की तस्वीर छापी। अखबार ने फारसी भाषा में बड़ी यहाँ पर हेडलाइन भी छापी, मौत के सौदागर की मौत। और रिपोर्ट में ग्रैहम को ईरान विरोधी अमेरिकी नीति और कड़े प्रतिबंधों का प्रमुख समर्थक बता दिया गया। अखबार ने यहाँ दावा किया कि उनकी मौत अचानक आई, बीमारी की वजह से हुई, लेकिन साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को ईरान अमेरिका संघर्ष के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया गया। उसी संस्करण में यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संभावित नाकेबंदी और जारी युद्ध को लेकर के कई संपादकीय भी यहाँ छापी गई हैं। ईरान के प्रभावशाली अखबार ने भी अपने पहले पन्ने पर दावा किया कि ईरान ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है। देखिए, अखबार ने अमेरिका पर अपने वादों और समझौतों को तोड़ने का भी आरोप लगा दिया और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को उचित ठहराने की कोशिश पूरी की है। सभी घटनाओं के बीच में सबसे अहम बात यही रह गई है कि हाल ही में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी मोस्तफा खामेनेई ने राष्ट्र के नाम अपना पहला सार्वजनिक संदेश भी जारी किया था और सरकारी टेलीविजन पर पढ़े गए इस लिखित संदेश में उन्होंने अपने पिता और अन्य शहीदों के खून का बदला उन लोगों से लेने की कसम खाते दिखे जिन्हें उन्होंने अपराधी और हत्यारा बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि बदला लेना केवल नेतृत्व की ही नहीं बल्कि पूरे ईरान के राष्ट्र की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। हालांकि मोस्तफा खामेनेई ने अपने संदेश में ये जरूर कहा है कि ऐसे लोगों की एक सूची तैयार की गई है जिन्हें निशाना बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें किसी भी व्यक्ति का उन्होंने हालांकि नाम तब सार्वजनिक रूप से नहीं लिया और यही वजह है कि ईरानी अखबार हमशहरी के द्वारा प्रकाशित 13 नेताओं की जो सूची है उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस सूची को ईरान सरकार या सुप्रीम लीडर कार्यालय की आधिकारिक मंजूरी मिलने की पुष्टि भी अभी नहीं हुई है, ऐसी खबर नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ ग्रैहम की मौत को लेकर भी कई तरीके की चिंताएं शुरू हो गई। सोशल मीडिया और कुछ अमेरिकी हलकों में साजिश की आशंका जताई गई है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिकी एजेंसियों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी आपराधिक साजिश की फिलहाल पुष्टि तो नहीं की है और न ही आधिकारिक तौर पर ऐसी जांच की कोई घोषणा अमेरिका की तरफ से की गई। इसलिए उनकी मौत को लेकर के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी उचित नहीं होगा। अगर ईरानी अखबार प्रकाशित लिस्ट पर हम नजर डालें तो उसमें शामिल प्रमुख नाम जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू है, मार्को रूबियो है, पीट हेग्सेथ है, ब्रेड कूपर है, माइक हकाबी, इजराइल के ऐसे चेहरे कई सारे शामिल हैं, इमानुएल मैक्रो, जॉर्जिया मेलोनी, फ्रेडरिक मर्ज। ये सभी नेता अमेरिका, इजराइल और यूरोप की उन सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें ईरानी अखबारों ने अपने लेखों में विरोध पक्ष के रूप में पेश किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखिए एक नई चिंता इस वक्त पैदा कर दी है। एक तरफ ईरानी अखबार बेहद आक्रामक भाषा और जैसे ग्राफिक्स ने उसके जरिए बदले का संदेश दे रहा है, वहीं दूसरी ओर अभी तक ऐसी किसी आधिकारिक सरकारी सूची की पुष्टि नहीं हुई। इसीलिए अखबारों में प्रकाशित दावों और ईरान की आधिकारिक नीति के बीच अंतर को समझना यहाँ बेहद जरूरी है। फिलहाल देखिए, दुनिया की नजरें मध्य पूर्व के हालात पर ही टिकी हैं। ईरानी अखबारों की ये सुर्खियां वैश्विक तनाव को और बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन्हें आधिकारिक सरकारी घोषणा मानने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि की जाए। आने वाले दिनों में देखिए, ईरान, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया तय करेगी कि ये सिर्फ प्रचार का एक हिस्सा मात्र था या क्षेत्रीय तनाव का संकेत। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो। भारत में हिंदू राष्ट्र की बहस एक बार फिर तेज हो गई। क्या सचमुच सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं? आखिर बाबा रामदेव ने मुसलमानों से अपने पूर्वजों की परंपरा अपनाने की अपील क्यों की? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कुछ पहले कहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताने के पीछे क्या तर्क दिया? वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्षी नेताओं ने इन बयानों पर क्या जवाब दिया? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा घटनाक्रम बताने वाले हैं। सभी पक्षों के बयान सुनाएंगे और समझेंगे कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। दरअसल दिल्ली में एक कार्यक्रम में मौजूद थे योग गुरु बाबा रामदेव, जहां उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान के जो चर्चे हैं वो हर तरफ इस वक्त हो रहे हैं।
और जैसे ही ये बयान सामने आया, सभी की तरफ से रिएक्शन भी सामने आने लगा, न सिर्फ चर्चे। हर कोई कह रहा है कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, इससे माहौल खराब होता है। हालांकि ये पहली दफा नहीं था कि इस तरीके के बयान दिए गए। बताते हैं, देखिए कार्यक्रम में बाबा रामदेव मौजूद थे। इन्होंने बयान दिया, कहा कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है इस देश में। उनके मुताबिक हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के मन में डर पैदा किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव ने अपने पुराने बयान का जिक्र करते हुए भी कहा कि उन्होंने 2009 में भी यही बात कही थी कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर जब वो आ रहे थे तो ऐसा संदेश लिखा हुआ था कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डराने की जरूरत नहीं। और इसी के बाद से उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने पूर्वजों की परंपराओं और संस्कारों को अपनाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों की बात को माने, आप दाढ़ी रखें, मूंछ कटाएं, जैसे वस्त्र भी आप जो पहनते हैं उसको लेके भी कहा चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखे। बाबा रामदेव ने दोबारा दोहराया कि मुसलमानों को किसी प्रकार का खतरा नहीं। मतलब क्या था? उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत में सभी लोग साथ रह सकते हैं और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। अपने संबोधन में उन्होंने गुरुकुल व्यवस्था की भी जमकर वकालत की। कहा कि हर घर में एक गुरुकुल बनना चाहिए और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे ताकि धर्म और नैतिकता का जो मार्ग है वो उसी पर बच्चे चले, उससे भटके ना। देखिए, अपने भाषण के आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग मिलकर भारत को एक भव्य हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। हालांकि बाबा रामदेव के इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी कि आखिर जरूरत क्या थी उन्हें ऐसे बयान। लखनऊ ईदगाह के इमाम और इस्लामिक स्कॉलर है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली। उन्होंने कहा कि मुसलमान न तो डरते हैं और न ही घबराते हैं क्योंकि उनका भरोसा अल्लाह पर है। उन्होंने कहा कि अगर इंसानी इतिहास की हम बात करें तो सभी मनुष्यों के पूर्वज एक ही माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश में शांति बनाए रखने के लिए सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए और ऐसे धार्मिक बयान देने से बचना चाहिए। नसीहत दी बाबा को, जिससे विवाद पैदा हुआ। मौलाना ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में मस्जिदों पर कार्रवाई और मदरसा बोर्ड को समाप्त करने जैसे फैसलों से मुस्लिम समुदाय में परेशानी और चिंता पैदा हुई है। वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफज़दा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं। और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। उधर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने भी बाबा रामदेव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बाबा रामदेव कौन है, होते कौन है ये तय करने वाले कि देश हिंदू राष्ट्र है या नहीं। उन्होंने कहा कि यही सवाल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहते हैं। वारिस पठान यही नहीं रुके, कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक विचार से नहीं चलता। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान किसी से डरते नहीं है और कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात भी रखते हैं। सही बातें उन्होंने कही। उनके अनुसार अगर मुस्लिम समुदाय शांत हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो डरा हुआ है। लेकिन और क्या कुछ कहा, क्या मैसेज था उनका, वो भी सुनिए आप। सबसे पहले तो देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। आपको किसने बोल दिया हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और बात नंबर 2, बाबा सुन लो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। और अब बात करते हैं उस बयान की जिसकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। कुछ समय पहले आपको याद होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के सर संचालक मोहन भागवत ने भी हिंदू राष्ट्र और हिंदू पहचान को लेकर के विस्तार से अपनी बात रखी थी। अपने संबोधन में उन्होंने इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और विविधता पर विचार अपने रखे थे। मोहन भागवत ने यह कहा कि हिंदू नाम हमें बाहर के लोगों ने दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत की परंपरा हमेशा से ऐसी रही है जहां अलग अलग मत और आस्थाओं का सम्मान किया गया। उनके मुताबिक हिंदू होने का अर्थ किसी दूसरे धर्म का विरोध करना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था तब कि अगर हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं और इससे ऐसा लगे कि किसी को बाहर किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, नहीं मानते हैं।
भागवत ने यह भी कहा कि भारत में रहने वाले कन्वर्टेड मुसलमान भी इसी मिट्टी के हैं और सबका मूल एक ही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग इसी धरती के बने हैं और समाज में बेवजह संघर्ष करने की कोशिश हो रही है जो जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू बनाम बाकी दुनिया जैसी कोई सोच हिंदू दर्शन का हिस्सा नहीं है। हिंदू परंपरा समन्वय और स्वीकार की भावना सिखाती है। तब उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के लोगों का डीएनए हजारों वर्षों से समान है और विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उनके अनुसार एक राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसे कपड़े पहने या एक जैसी सोच रखें। भारत की पहचान उसकी विविधता और सह अस्तित्व में है। और इसी विषय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया था। जब उनसे हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी स्पष्ट किया कि उनके अनुसार हिंदू कोई धर्म विशेष नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक इस सांस्कृतिक अर्थ में हिंदू है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भारत का कोई नागरिक हज यात्रा पर जाता है तो कई देशों में उसकी पहचान भारतीय यानी कि हिंदू के रूप में हो जाती है। उनके अनुसार हिंदू शब्द किसी जाति, संप्रदाय या मजहब का नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। ऐसे उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तब कहा था कि हिमालय से लेकर समुद्र तक इस भूमि पर जन्म लेने वाले लोगों को साझा सांस्कृतिक विरासत हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है। इस तरीके से एक तरफ बाबा रामदेव हैं, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र और साझा पूर्वजों की अवधारणा को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्षी नेता भी कहते हैं कि देश संविधान के अनुसार चलता है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। उनका ये मानना है कि धार्मिक मुद्दों पर दिए गए बयान समाज में अनावश्यक विवाद पैदा कर सकते हैं, जो काफी हद तक सच भी है। फिलहाल बाबा रामदेव के इस बयान के बाद हिंदू राष्ट्र, साझा पूर्वज और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। समर्थक इसे सांस्कृतिक एकता का संदेश बता रहे हैं, जबकि आलोचक ऐसे बयानों से बचने की सलाह बाबा रामदेव को दे रहे हैं। रिएक्शंस आ रहे हैं हर तरफ से। सवाल यह है कि क्या साझा सांस्कृतिक विरासत के बाद समाज को जोड़ने का माध्यम बन सकती है? क्या ऐसे बयान राजनीतिक और सामाजिक बहस को और तेज कर देंगे? इस वक्त ऐसा बयान क्यों दिया गया? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे भी हम आपको इस तरीके की रिपोर्ट्स लेकर के आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, कहाँ किसने क्या बयान दिया है, उसके क्या मायने, क्या रिएक्शंस इस वक्त सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वक्त ये बयान है। पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर ये बहस का विषय बना हुआ है। तो ओटीपी में आज ये 3 खबरें हम आपके लिए लेकर आए। आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप हमें बताइए किन किन खबरों पे हम आपसे बात करें, क्योंकि इसका नाम ही है ओवर टू पब्लिक। तो पब्लिक क्या चाहती है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं।